मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आपको करवा रही हूँ वाचन। तो वाचन में मैं कल आपको करवाया था कि सहस्वर वाचन और मौन वाचन। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है मौन वाचन पर। तो मौन वाचन कहते किसे हैं, मौन वाचन का अर्थ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। मौन वाचन का अर्थ, मौन वाचन का अर्थ, मौन वाचन का अर्थ कि मौन वाचन कहते किसे हैं। मौन वाचन अर्थात मन का वाचन। मौन वाचन, मौन वाचन अर्थात, मौन वाचन अर्थात मन का वाचन। मौन वाचन अर्थात मन का वाचन अर्थात जब हम किसी लिखित सामग्री को बिना होठ हिलाए, बिना आवाज किए पढ़ते हैं, बिना होठ हिलाए बिना आवाज किए पढ़ते हैं तो उसे मौन पठन कहते हैं। तो उसे मौन पठन कहते हैं। कि मौन वाचन अर्थात मन का वाचन जब हम किसी लिखित सामग्री को बिना होठ हिलाए बिना आवाज किए हुए पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौन पठन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मौन पठन। तो अब इसकी बता रही हूँ परिभाषा। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा है किसकी है, शब्दकोश के अनुसार परिभाषा है आपकी। परिभाषा में देखो सबसे पहले है शब्दकोश। कौन है, शब्दकोश के अनुसार शब्दकोश के अनुसार जो आपका मौन पठन है, मौन पठन शब्दकोश के अनुसार आपका जो मौन पठन है, मौन पठन श्रवणीय उच्चारण शब्दों श्रवणीय शब्दोच्चारण के बिना किया गया, बिना शब्दोच्चारण यानी कि बिना शब्दों के बोले हुए श्रवणीय शब्दोच्चारण बिना किया गया पठन यानी कि मौन पठन जो बिना श्रवणीय शब्दोच्चारण की हम जो बोल रहे हैं उसको बिना बोले हुए उसका क्या करना है, पठन करना है। वो क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। किसके अनुसार, शब्दकोश के अनुसार। दूसरी परिभाषा आपकी है जो वो है श्रीमती। जो दूसरी परिभाषा है श्रीमती, दूसरी परिभाषा है श्रीमती ग्रे रेस के अनुसार जो हमारा पठन है, इसमें क्या होता है कि कक्षा 6 का
बालक कक्षा 6 का, यानी कि जो 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ता है, कक्षा 6 क्लास का बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 कितने 170 शब्दों का शब्द बोलता है, 170 शब्द बोलता है, 170 शब्द बोलता है। और मौन वाचन में 210 शब्द बोल देता है, 210 शब्द बोल देता है। सस्वर वाचन में तो वो 170 शब्द बोलता है और मौन वाचन में वो 210 शब्द बोल देता है। तो इसमें देखो ये किसके अनुसार है आपकी, ये है श्रीमती ग्रे एंड रेस के अनुसार। उससे आगे वाली परिभाषा है जो आपकी, वो किसके अनुसार है, वो आपकी है जड़ महोदय के अनुसार। किसके अनुसार? जड़ महोदय के अनुसार। अगली परिभाषा आपकी है वो उसमें कौन है? जड़ महोदय के अनुसार। कौन है? जड़ महोदय के अनुसार उनका ये मानना है कि जब इसमें क्या है कि जड़ महोदय के अनुसार बालक जब पैरों पर चलना सीखता है तो वह घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। जब बच्चा होता है चलना सीखता है तो वो जब घुटनों के बल वो क्या होता है, खिसकना छोड़ देता है। उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में जब बालक मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है, मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सस्वर वाचन छोड़ देता है। ये आपकी परिभाषा किसकी थी? जड़ महोदय के अनुसार जब बालक पैरों पर चलना सीखता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। उसी प्रकार जब भाषा के क्षेत्र में जब बालक मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सस्वर वाचन को क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो ये आपकी होगी 3 परिभाषा। अब इसके मैं बताऊंगी आपको मौन वाचन की उपयोगिता। अब आगे आपका है मौन वाचन की उपयोगिता। पहले आपको मैंने बताया था मौन वाचन का अर्थ, उसके बाद परिभाषा। अब है मौन वाचन की उपयोगिता कि इसकी क्या उपयोगिता है। मौन वाचन की उपयोगिता। मौन वाचन की उपयोगिता में देखो आपका सबसे पहले क्या आता है कि इसमें थकान
इसमें थकान कम होती है। एक नंबर है, इसमें थकान कम होती है क्योंकि वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं देना पड़ता। वाद्य यंत्र हो गया आपका, जैसे आप मुंह से बोलते हो, गले से आवाज निकलती है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, वाद्य यंत्रों की। आपके जो वाद्य यंत्र हैं उनसे क्या होता है, उन पर जोर नहीं पड़ता। वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ेगा तो आपको क्या होएगा, थकान अनुभव नहीं होगी, थकान महसूस नहीं होगी। उसके बाद दूसरा आपका है श्रम की बचत होती है और मुंह से बोलकर पढ़ने से श्रम की बचत होती है। मुंह से बोलकर पढ़ने में श्रम अधिक लगता है। मुंह से बोलकर पढ़ने में श्रम अधिक लगता है। यानी कि आपका जैसे कि उसकी उपयोगिता है, एक तो पहले आपका है कि थकान कम होती है क्योंकि आपके जो वाग यंत्र हो गए, जैसे आपका गला हो गया, मुंह हो गया, जीभ होगी, तो वाग यंत्रों पर जोर नहीं देना पड़ता। दूसरी उपयोगिता इसकी है कि श्रम की बचत होती है। मुंह से बोलकर पढ़ने से क्या होता है, श्रम अधिक लगता है। जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं तो ज्यादा शब्द पढ़े जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक परिभाषा में बताया था कि छठी क्लास का बच्चा अगर बिना मुंह से बोलता है तो 110 शब्द बोलता है, अगर वो बिना बोले बोलता है तो 210 शब्द बोल जाता है एक बार में मौन वाचन में। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब हम श्रम की बचत होती है, साथ में मुंह से बोलकर पढ़ने में श्रम अधिक लगता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है समय की बचत। तीसरा है समय की बचत कम समय में अधिक पढ़ना। समय की बचत कम समय में अधिक पढ़ना। एक तो क्या होता है कि समय की बचत होती है, साथ ही कम समय में हम अधिक पढ़ सकते हैं मौन वाचन में। अब आपका चौथा है इसमें कि दैनिक जीवन में यही उपयोगी है। दैनिक जीवन में यही उपयोगी है। क्योंकि दैनिक जीवन में यही उपयोगी है यथा पत्रिका पढ़ने में। यथा पत्रिका पढ़ने में यानी कि हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो घर पे क्या करते हैं, मन में पढ़ते हैं, उसको बोलकर पढ़ा नहीं जाता। तो दैनिक जीवन में हमारे जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में। तो उसके बाद आपका पांचवा आगे आ जाता है इसमें कि दूसरे व्यक्ति को वाचन के समय बाधा नहीं पहुंचती। जैसे कि आपके पास क्लास में या घर पे अगर कोई दूसरा, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपके साथ बैठकर दूसरा पढ़ रहा है, तो मौन वाचन में क्या होता है कि उसको पढ़ने में बाधा नहीं होती, क्योंकि आप मन ही मन में पढ़ते हो तो आवाज नहीं आती। तो इस कारण से पास में जो बैठा है जो भी, उसको बाधा नहीं पहुंचती। ये आपका हो गया पांचवा। अब आपका इसका छठा है इसमें कि इसमें वाचन के समय
इसमें वाचन के समय शातर चिंतन भी करता, शातर समय शातर चिंतन भी करता चला जाता है, चिंतन भी करता चला जाता है। जैसे कि आप मन ही मन में किसी चीज को पढ़ते हो तो उसमें साथ के साथ आप उसका अर्थ भी ग्रहण करते जाते हो, उस पर चिंतन करते जाते हो। उसके बाद आगे आपका 60वां आ जाता है, इसमें माध्यमिक व उच्च स्तर, माध्यमिक व उच्च स्तर पर अनेक ग्रंथ, माध्यमिक हो गया आपकी 10वीं क्लास तक, और 10वीं क्लास और ग्रंथ पढ़ने के कारण यही उपयोगी है, कारण यही उपयोगी है, कारण यही उपयोगी है। जैसे कि 10वीं क्लास होगी, फिर उसके बाद 11th 12th होगी, बड़ी कक्षाओं में क्या होता है आपको जो ग्रंथ पढ़ने, तो उसमें यही पढ़ने में यही उपयोगी है। कौन? मौन वाचन। उसके बाद आपका लास्ट है, यह है मस्तिष्क, 8वां है, यह है मस्तिष्क हो गया आपका, मस्तिष्क आपका जैसे मस्तिष्क दिमाग और मस्तिष्क और नेत्रों मस्तिष्क एवं नेत्रों द्वारा ही संपूर्ण क्रिया की जाती है। कि इसमें क्या होता है कि आपका दिमाग और आंखों का ही मौन वाचन में ज्यादा क्या होता है, संपूर्ण क्रिया इनके द्वारा ही की जाती है, कि इनके द्वारा ही आपको पढ़ना पड़ता है दिमाग लगाकर और आंखों के माध्यम से। तो इसमें देखो आपके मौन वाचन की क्या उपयोगिता है। इसमें 1 नंबर है कि इसमें क्या होती है, थकान कम होती है, और आप थकान कम होने का कारण है कि आपके जो वाग यंत्र है, जैसे आपका गला हो गया, मुंह हो गया, जीभ होगी, तो वाग यंत्रों पर जोर नहीं देना पड़ता है, क्योंकि मौन वाचन में हम क्या करते हैं, उस चीज को मन ही मन में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका दूसरा केस में समय की बचत होती है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, मुंह से बोलकर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, श्रम अधिक लगता है। उसके बाद है समय की बचत होती है, कम समय में अधिक पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद है कि दैनिक जीवन में यही उपयोगी है, यथा पत्रिका पढ़ना, जैसे कि आप अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में हम अखबार पढ़ते हैं, दूसरी चीज पर कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होती है, यही जो हमारी दैनिक जीवन में ये मौन वाचन है वो अधिक उपयोगी है। उसके बाद है दूसरे व्यक्ति जो आपके पास बैठा, अगर आप वाचन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, मौन वाचन में जो आपके पास दूसरे व्यक्ति को समय वाचन के समय क्या होती है, बाधा नहीं पहुंचती। अगर आप पढ़ रहे हो, आपके पास बैठा कोई और जना पढ़ रहा है, तो जब आप बोलते नहीं हो तो उसको क्या होती है, आवाज नहीं आती, तो उसको भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचती। उसके बाद है इसमें वाचन के समय शातर चिंतन भी करता जाता है, जैसे कि मन ही मन में पढ़ते हैं, तो उस पर हम चिंतन भी, विचार भी, उसका अर्थ भी साथ ही साथ ग्रहण करते जाते हैं। उसके बाद है माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर अनेक ग्रंथ पढ़ने के कारण यही उपयोगी होती है। जैसे बड़ी कक्षाओं में हमारे को बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा मौन वाचन होता है वो अधिक उपयोगी होता है। उसके बाद यह मस्तिष्क नेत्रों द्वारा ही संपूर्ण क्रिया की जाती है, कि इसमें हम दिमाग लगाकर और आंखों के माध्यम से ही इस चीज का मौन वाचन करते हैं। उसके बाद मैं आगे आपको करवाऊंगी। अब आपका आगे है मौन पठन के तत्व, यानी कि मौन वाचन के तत्व। मौन पठन के तत्व, ठीक है। मौन पठन के तत्व में सबसे पहले आपका क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा उचित आसन एवं मुद्रा। उचित आसन एवं
मुद्रा। इसमें क्या होता है कि हमारा बैठने का तरीका भी होता है। इसमें हम जब मौन पठन करते हैं तो हमारा जो बैठने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। इसमें मौन पठन करते समय हमें बिल्कुल क्या करना है, सीधा बैठना चाहिए, जिसमें से आपकी रीढ़ की हड्डी है वो क्या सीधी रहे, और साथ में ही आपको जो है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस पर लटके रहना चाहिए। यानी कि आप बिल्कुल सीधे बैठे हैं, उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उस पर क्या है, पुस्तक से 1 फुट दूरी रखनी चाहिए आपको। और मौन पठन में पाठक का मुंह है बंद करके रखना चाहिए और होठ नहीं हिलाने चाहिए, बल्कि मन ही मन में उस चीज को पढ़ना चाहिए। उसके बाद है दूसरा आपका परिचित शब्दावली। परिचित शब्दावली कैसे होगी? शब्दावली जैसे कि आप मौन पठन कर रहे हो तो मौन पठन करने से पहले आपको क्या उस चीज का पूर्ण ज्ञान, मुझे मात्राओं का, शब्द का, सबका पूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए। आपको उसकी पूर्ण शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस चीज को सही पढ़ पाओगे। अगर आपके पास को शब्दावली का पूर्ण ध्यान नहीं है तो आप जो आप मौन पठन सही ढंग से नहीं कर पाओगे। उसके बाद आगे है आपको एकाग्रता। तीसरा नंबर है आपका एकाग्रता में देखो क्या होता है कि एकाग्रता में आपको एकाग्र एवं शांति में की जो जब आप मौन पठन करना है तो वहां पे शोरगुल नहीं होना चाहिए, वहां का जो वातावरण होना चाहिए बिल्कुल शांतिमय होना चाहिए। और शांत होकर मौन पठन में आप किसी भाव या विचार को हृदय में आपके सरलता से हृदयगम्य किया जा सकता है कि आप बिल्कुल शांतिमय वातावरण में रहकर ही मौन पठन कर सकते हो। उसके बाद आपकी एकाग्रता होगी। फिर हो गया आपका धैर्य। चौथा आपका हो गया धैर्य, कि आपको मौन वाचन करते समय धैर्य रखना चाहिए। यानी कि धैर्य आपका हो गया कि दुर्बोध भाव या विचार जो भी हैं, आपके विचार आ जाने पर आपको क्या करना है, घबराना नहीं चाहिए। अगर कई बार क्या होता है शब्द कठिन आ जाते हैं या आपको किसी चीज का अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको धैर्य बनाए रखना है और उसको और अर्थ बोध हेतु आपको यह प्रयास करना चाहिए, आपको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद अर्थ, ये आपका धैर्य हो गया। फिर आपका आगे है पांचवा अर्थ बोध। पांचवा आपका हो गया अर्थ बोध। अर्थ बोध कैसे हो गया, जैसे कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो बिना अर्थ जो आपको जो चीज पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, उसमें जो लेसन पढ़ रहे हो उसका आपको साथ के साथ अर्थ भी आपको ग्रहण करना है। अगर बिना अर्थ के आप उस चीज को पढ़ते रहोगे तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। और सामान्य गति से मौन पठन करते हुए आपको जो है अर्थबोध का भी प्रयास करना चाहिए। उसके बाद छठा आपका आ जाता है इसमें शांति में वातावरण। शांति में शांत वातावरण। उसके बाद आ जाता है आपका शांत वातावरण। शांत वातावरण की मौन पठन करते समय जो वहाँ का वातावरण है उस जगह का वो बिल्कुल शांतमय होना चाहिए। अगर वहाँ पे शोरगुल होता है तो आपका ध्यान उस ओर चला जाएगा और आप पठन जो कर रहे हो उसको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, मौन पठन के तत्व हो गए। कौन कौन से हो गए? पहला है उचित आसन एवं मुद्रा, की आपका जो बैठने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए कि आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर क्या जोड़ना है और अपनी जो बुक है उस पर 1 फीट की दूरी बना के रखनी है आपको पढ़ते समय। और पाठक पुस्तक बनाते समय मौन पठन में मुंह है आपको बंद रखना है, बिना होठ हिलाए, और ऐसा नहीं करना कि पठन में पाठक को थकान आ जाती है और मौन पठन से वह उबने लगता है। होठ नहीं हिलाना चाहिए और बिना होठ हिलाए आपको पढ़ना है। ये आपका उचित साधन है, मुद्रा होगी। उसके बाद है परिचित शब्दावली, कि जो आप चीज पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उसमें से आपको सब शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अगर आप उस शब्दावली से परिचित हो तभी आप मौन पठन सही तरीके से कर पाओगे। उसके बाद एकाग्रता होती है, एक मन होके आपको पढ़ना है और आपको बिल्कुल शांत चित्त होके पढ़ना है और मौन पठन में किसी भी भाव हृदय सरलता का किया जा सकता है। उसके बाद है धैर्य। आपको अगर कोई शब्दावली समझ में नहीं आती तो आपको धैर्य बना के रखना है। फिर अर्थबोध हो गया कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हो साथ साथ उसको क्या करना है, उसका अर्थ भी ग्रहण करते जाना है। अगर आप उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर दोगे तो वो आपके लिए निरर्थक पठन हो जाएगा। उसके बाद है शांत वातावरण।
कि आप मौन पठन कर रहे हो तो उस जहाँ पे बैठ के कर रहे हो तो वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांतिमय होना चाहिए, और इससे आपके पठन में क्या होगी, किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। अगर इससे अधिक समय तक आप मौन पठन कर सकते हो। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मौन पठन के प्रकार। मौन पठन के प्रकार, मौन पठन के प्रकार कि जो हमारा मौन पठन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला तो है गहन पठन, गहन पठन, गहन पठन। दूसरा आपका है इसमें विस्तृत पठन, गहन पठन या विस्तृत पठन। कि हम गहन पठन तो वो होता है कि जिसमें कि हम ज्यादा टाइम लगा के पढ़ते हैं, गहनता से उस पर विचार करते हैं, और इसमें सीमित मात्रा में पठन जो होता है, जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल उसका जो मात्रा होती है सीमित होती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। उसके बाद विस्तृत पठन। विस्तृत पठन में क्या होता है कि हम किसी चीज को बहुत सारा पठन एक साथ कर लेते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, अर्थ ग्रहण नहीं करते और उसको जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं, वो उसको द्रुत पठन भी कहते हैं। तो मैंने आज की क्लास में आपको करवाया है पठन, मौन वाचन करवाया था। मौन वाचन में सबसे पहले मैंने आपको अर्थ करवाया था कि मौन वाचन का अर्थ क्या होता है। मौन वाचन का अर्थ ये होता है कि मौन वाचन अर्थात मन का वाचन। जब हम किसी लिखित सामग्री को बिना होठ हिलाए, बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ते हैं तो वो क्या आपका हो जाता है, मौन पठन होता है। इसमें मैंने आपको आगे परिभाषा बताई थी 3, वो कौन कौन सी? पहली थी शब्दकोश के अनुसार कि मौन पाठन को श्रवणीय शब्दोच्चारण की अपने बिना आवाज किए चुपचाप जो उच्चारण करते हैं बिना, तो वो क्या होता है, शब्दोच्चारण बिना बोले जो पठन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मौन पठन कहलाता है। उसके बाद श्रीमती ग्रे के अनुसार कक्षा 6 का बालक जब बिना बोले सहस्वर आवाज में जब 170 शब्द बोलता है और बिना आवाज के 210 शब्द बोल जाता है तो वो क्या कहलाता है, मौन पठन कहलाता है। और जड़ महोदय के अनुसार जब बालक पैरों पर चलना सीखता है तो घुटनों पर चलना छोड़ देता है, खिसकना छोड़ देता है। उसी प्रकार जब बच्चा मौन वाचन सीख जाता है तो सहस्वर वाचन को छोड़ देता है। उसके बाद मैंने इसकी उपयोगिता बताई थी कि जो हमारा मौन पठन है उसकी क्या क्या उपयोगिता है। इसमें क्या होता है कि हमें थकान कम होती है और वाग यंत्रों पर जोर नहीं आता, पहला इसमें यह था। दूसरा इसमें था कि श्रम की बचत होती है क्योंकि हम इससे मुंह से बोलने से श्रम अधिक लगता है। उसके बाद समय की बचत होती है, कम समय में हम अधिक पढ़ पाते हैं। उसके बाद दैनिक जीवन के लिए यही उपयोगी है, जैसे कि हम पत्रिका वगैरह पढ़ते हैं। और फिर इसका 5 है कि दूसरे व्यक्ति के वाचन के समय बाधा नहीं पहुंचती। फिर इसके बाद इसमें जो इसमें वाचन के समय छात्रों को चिंतन भी साथ के साथ करता चला जाता है। उसके बाद माध्यमिक के उच्च स्तर में जो हमारे ग्रंथ अधिक होते हैं, यानी कि हमारी बुक्स अधिक होती हैं, इस कारण से यही उपयोगी है। उसके बाद यह मस्तिष्क एवं नेत्रों का उपयोग होता है, संपूर्ण क्रिया इनके द्वारा पूरी की जाती है। उसके बाद मैंने आपको तत्व करवाए थे, तत्व में आपको मैंने करवाया है उचित आसन एवं मुद्रा, परिचित शब्दावली, फिर है एकाग्रता, फिर धैर्य, फिर अर्थबोध, फिर शांत, ये इनके हो गए तत्व। फिर मैंने आपको बताया था कि मौन पठन के प्रकार की, मौन पठन कितने प्रकार का होता है। मौन पठन 2 प्रकार का होता है, एक गहन पठन और एक विस्तृत पठन। गहन पठन में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको सीमित मात्रा में पढ़ते हैं लेकिन पूर्ण ध्यान से पढ़ते हैं। और विस्तृत पठन में होता है कि हम किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं, साथ वो क्या होता है, उसमें जो पठन होता है वो अधिक मात्रा में कर लेते हैं लेकिन उसका हमें अर्थ ग्रहण नहीं हो पाता, इसे द्रुत पठन भी बोलते हैं। तो आज मैंने आपको वाचन यानी कि मौन पठन करवाया था। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, आगे वाला टॉपिक मैं कल करवाऊंगी। धन्यवाद।